अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, मैं जाहिद हाशमी रूबरू के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम आज आपको उस शख्स से मुलाकात करवाने वाले हैं जिसका नाता स्पोर्ट से है। इस शख्स का जन्म नांदेड़ में 1970 में हुआ है। इनके खेल की शुरुआत गली क्रिकेट से हुई है। इनके साथ उस वक्त सुशील गोपरे भी गली क्रिकेट में खेला करते थे। सुशील गोपरे वो शख्स जो आगे चलकर मराठवाड़ा में एक बेहतरीन ऑलराउंडर के नाम पर मशहूर हुए। गली क्रिकेट से इन्हें स्टेडियम के मैदान पर मकसूद खान ने लेकर गए। ये अपनी लगन, अपनी मेहनत से क्रिकेट के हर फील्ड में, चाहे वो विकेट कीपिंग हो, चाहे वो एक बल्लेबाज के तौर पर हो या चाहे एक कप्तान के तौर पर, नुमाया कामयाबी हासिल की। 2002 में इन्होंने राजनीति में कदम रखा। राजनीति से इनका पुराना नाता रह चुका है। इनके वालिदा नांदेड़ नगर परिषद की नगर सेविका रह चुकी है। इनके वालिद साहब महाराष्ट्र के भूतपूर्व शिक्षण मंत्री कमल किशोर कदम के पीआरओ रह चुके हैं। विगत 20 वर्षों से ये अपने प्रभाग, अपने वार्ड के लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। तो आइए मिलते हैं जनाब मोहम्मद नासिर मोहम्मद इकबाल साहब से। तो आइए मिलते हैं जनाब मोहम्मद नासिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नासिर साहब, पहले तो आप अपना तारुफ करवाइए। मैं मोहम्मद नासिर मोहम्मद इकबाल, मैं मूल रहवासी मोहल्ला सैयदान नांदेड़। मेरा जन्म 6/7/70 नांदेड़ ही में हुआ था। मेरे वालिद साहब मोहम्मद इकबाल साहब और मेरे दादा का नाम एडवोकेट मोहम्मद इब्राहिम साहब, अरबी वकील। मैं 6 भाई और 1 बहन जी। और वैसे मेरे वालिद साहब को भी 6 भाई और 2 बहनें थे। पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी? मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन मेरा हो चुका है। जी। अभी हमको तो ये सुनने को मिल रहा है कि आप LLB की भी पढ़ाई कर रहे हैं। जी, मेरा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम बचा हुआ है। सर, क्रिकेट की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? जैसे कि सभी गली क्रिकेट से ही चालू होता है, तो हमारे मोहल्ले में हम सब दोस्त मिल कर के खेला करते थे। तो वैसे तो मोहल्ले से ही क्रिकेट चालू हुआ था हमारा। जी। फिर धीरे धीरे पहले रबर बॉल से खेला करते थे, उसके बाद फिर कॉर्क बॉल से खेले, फिर लेदर बॉल से चालू। जी। आपके एक साथी जो बचपन में आपके साथ जो खेला करते थे क्रिकेट, तो उन्होंने भी अपनी कुछ आपके ताल्लुक से कुछ बात कही है। जो मराठवाड़ा के एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे, नाम उनका सुशील गोपरे, उन्होंने कुछ कहा है आपके ताल्लुक से, तो मैं बता देता हूँ दर्शकों को। वो पीछे के गली में रहते थे और मैं आदौर के गली में रहता था। और हम 3-4 जनों का ऐसा ग्रुप था कि दूसरे में कब्रस्तान में दूसरे में डेली क्रिकेट खेलते थे। नासिर भाई से मेरी मुलाकात लगभग 1987 में हुई थी यशवंत कॉलेज के ग्राउंड पे। मकसूद भाई जो हमारे सीनियर क्रिकेटर थे, एक दिन एज ए क्रिकेटर उन्होंने मुझे मुलाकात उनसे करवाई थी। मेरी और नासिर भाई की पहली मुलाकात बसमत में शमीम सिद्दीकी के द्वारा 1990 में इमामी क्रिकेट क्लब की ओर से इमामी क्रिकेट ट्रॉफी का आयोजन किया गया था। उस वक्त मेरी और नासिर भाई की पहली मुलाकात हुई थी। मोहम्मद नासिर से मेरी मुलाकात तकरीबन 35 से 40 साल पुरानी, जब से होश संभाले क्रिकेट का, जब से हम लोगों को शौक़ हुआ, जब से हम लोग तकरीबन साथ में खेलते हुए आए हैं। नासिर और मैं तकरीबन 30 साल से क्रिकेट, 35 साल से अच्छा क्रिकेट जो होता है वो क्रिकेट साथ में खेलते हुए हैं। नासिर भाई से मेरी मुलाकात तकरीबन 20 साल पहले परभनी डिस्ट्रिक्ट में उनसे मैच खेलते टाइम में हुई थी। जब आप क्रिकेट सीख रहे थे या खेल रहे थे, तो उस टाइम पर आपका आदर्श क्रिकेटर कौन था? वैसे वो जो दिन थे हमारे दौर, वो टाइम पे विवेन रिचर्ड्स, सुनील मनोहर गावस्कर, ये जब बड़े प्लेयर हुआ करते थे, तो सभी कपिल देव, ये 3 प्लेयर के फॉलोअर्स थे सभी। आपने बताया है कि आपने गली क्रिकेट से आपके क्रिकेट की शुरुआत की।
तो आप ये जो सफ़र था आपका क्रिकेट का, उस सफ़र का जो भी स्टेप थे, जैसा कि गली से आप स्कूल में खेला होगा, यूनिवर्सिटी खेला होगा, तो ये सफ़र के बारे में बताइए आप। जैसे मोहल्ले में जब खेला करते थे हम, तो हमको जब बहुत छोटे से थे तब हमको सिखाने वालों में हमारे फजल भाई, हासिम भाई बताया करते थे कि टेक्निक। उसके बाद हमको मकसूद भाई ने लेदर बॉल से खेलने के लिए लेकर के गए। तो फिर मकसूद भाई हमारे पहले हमको मोहल्ले से निकालने वाले ही मकसूद भैया बोले तो चलेगा। अच्छा जी। तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मकसूद भाई की कोई क्रिकेट क्लब था यहाँ नांदेड़ में। जी, ईगल क्रिकेट क्लब था। जी जी। तो आप पहले ईगल क्रिकेट क्लब में शामिल हुए। जी जी। फिर आपके कॉलेज के दौरान आपने क्रिकेट जो खेला, तो उसके ताल्लुक से आप बताइए। कॉलेज क्रिकेट से पहले मैं जैसे 19 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला। सोलापुर में मैचेस थे, तो सीनियर के सिलेक्शन के लिए मैं और हमारे दोस्त अजीम दोनों मिल करके गए थे। हमारा सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। तो तब भी जब जूनियर थे तो सीनियर खेलने के लिए चले गए थे। अच्छा। उसके बाद 6 महीने के बाद जूनियर खेले हमने। अच्छा जी। सीनियर भी खेले आपने, जूनियर भी खेले? वो एक ही साल, एक ही साल में। में। अच्छा। आपके नाम पर कोई रिकॉर्ड है कि आपने लगातार 3 या 4 साल यूनिवर्सिटी खेले, ऐसा सुनने को मिला है? जी जी। ये कहाँ तक? मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, जब बाबा साहब यूनिवर्सिटी हो गया तो तब तक नांदेड़ में किसी ने 4 साल यूनिवर्सिटी नहीं खेला था। अच्छा। तो नांदेड़ से मैं पहला और शायद आखिरी प्लेयर हूँ अच्छा, जो 4 साल यूनिवर्सिटी खेला। माशाअल्लाह। अभी अगला सवाल ये है कि आप लोगों ने जो नांदेड़ और मराठवाड़ा की मशहूर क्रिकेट क्लब था इंडियन मुस्लिम जिमखाना, उसकी शुरुआत आप लोगों ने किस तरीके से की, वो सफर के ताल्लुक से आप बताइए। हुआ ऐसे कि हम परभनी खेलने के लिए गए हुए थे, सब ऐसे दूसरे क्लब से खेलने के लिए गए थे। तो ट्रेन में चर्चा हुई और वो ऐसा तय हुआ कि भाई अपन सब मिल के एक जगह अच्छे प्लेयर्स ला करके टीम बनाएंगे अच्छी। तो इस चर्चा में कौन कौन शामिल था? उसमें मकसूद भाई, शकील भाई, रईस पटेल, इमाम, नदीम सौदागर और रईस खान थे। जी। यानी कि ये जो उस टाइम के माने हुए जो खिलाड़ी थे क्रिकेट के, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की सोच रखे, यानी कि सफर के दौरान ही हुआ था ये। उसके बाद एक मीटिंग भी हुई थी रिलैक्स होटल में, तब रिलैक्स होटल चालू थी। जी जी। तो उसमें एक मीटिंग भी हुई थी, सभी नांदेड़ के प्लेयर्स को बुलाया गया था तब, जो मशहूर क्रिकेटर्स हैं वो टाइम के। जी जी। और लगभग 95% जो क्रिकेटर्स थे वो उस मीटिंग में हाजिर थे। अच्छा जी। आपका इंडियन मुस्लिम जिमखाना का पहला कप्तान कौन था? उसके पहले कप्तान शायद शकील भाई थे, जी, जो सऊदी अरेबिया में है। जी। टेक्निकली बहुत साउंड बैट्समैन थे वो। अच्छा। तो वो हमारे पहले कैप्टन थे। नांदेड़ नहीं बल्कि मराठवाड़ा में भी इंडियन मुस्लिम जिमखाना का नाम था, आपकी जो क्रिकेट क्लब है उसका नाम था। जब आप उस टीम के कप्तान बने तो आपके जो साथी खिलाड़ी थे, जैसे रईस पटेल, मरहूम रईस पटेल साहब, और नवीद अहमद और फ़हीम और अजीम निसाबी, ये एकदम मंझे हुए खिलाड़ी थे। जी। और आपको जब कप्तान बनाया गया तब इन लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या थी? नहीं, वो दौर में ऐसा था, टीम का माहौल ऐसा बना हुआ था कि कैप्टन का कोई ज़्यादा रोल नहीं हुआ करता था। वो जो 3, 4, 5 प्लेयर्स थे वो सब मिलके सर्वसम्मति से निर्णय लेते थे। अच्छा। ग्राउंड में भी और ग्राउंड के बाहर भी। अच्छा। तो इसलिए वो इतना बड़ा सक्सेस जो मिला था वो एकजुट होने से मिला हुआ था, सक्सेस था वो, किसी एक का नहीं था वो। मैंने आपके साथ खेलने वाले खिलाड़ियों से भी और आपके अपोजिशन में जो खिलाड़ी आपके खिलाफ में खेले हैं उनसे एक सवाल किया था कि नासिर की ऐसी कौन सी पारी थी जिसने उस मैच को, जो उनकी टीम हार रही थी, फिर भी उनकी उस पारी की वजह से उनकी टीम वो मैच जीती थी। तो आपके साथियों ने और आपके अपोजिशन में जो खिलाड़ी खेले उन्होंने क्या कहा था वो देख लीजिए। वैसा तो नासिर की
3-4 इनिंग मेरे को पसंद है, लेकिन उसमें सबसे बेटर इनिंग उसकी मेरे को फुर्सत में लगती। जो हमारा पुणे के साथ मैच था, पुणे में 4-5 रणजी प्लेयर उसके 2 साल के बाद गए, पुणे की टीम में थे वो रणजी प्लेयर, और हमारे 55 या 56 पे 5 विकेट चले गए थे। उसके अंदर मैं भी था, उस वक्त मैं बहुत फॉर्म में था, लेकिन मैं भी था उसके अंदर आउट होने में। उसके बाद 165 या 7 का टारगेट था, तो नासिर ने अकेले ने 76 रन किया था, तो वो सबसे यादगार मेरे को उसकी इनिंग दिखती हो। ऐसे तो बहुत सारे मैचेस हैं जिसमें नासिर का परफॉर्मेंस एक मैन ऑफ द मैच के हिसाब से जो बोलते हैं। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ, एक मैच में पूसत में मैच हो रहा था, जिस मैच में नासिर ने 20 ओवर की मैच थी 2020। हम लोग पुराने ज़माने से जो है सो 2020 मैचेस खेलते आ रहे हैं। तो नासिर का एक मैच का परफॉर्मेंस बताता हूँ आपको। मेरे ख्याल से 65 या 70 रन कुछ बनाए थे उन्होंने, लेकिन उस सामने वाली की टीम में विदर्भ के जो है सो रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स थे पूरे, और हम लोग इधर नांदेड़ में क्रिकेट खेलने वाले। लेकिन उस मैच में नासिर ने जो बैटिंग की, तो एक देखने वाले के आंख को काटे आ जाना ऐसी बैटिंग किए थे। हमारे टीम के तकरीबन प्लेयर समझो सिंगल डिजिट में आउट होना चालू हो गए थे। एक साइड से नासिर ने और संभाल के रखा पूरा, और 65 रन बनाकर मैच जिताया था। वो इनिंग मेरे दिमाग में जो है सो निकलती नहीं। कई मैचेस में बहुत अच्छा योगदान दिया है, लेकिन जो 2-3 मैच जो मुझे मेरे जो काफ़ी दिल के करीब है, उनमें से एक उनकी फुर्सत की एक इनिंग बहुत आउटस्टैंडिंग थी, और पूर्णा की तो एक वन मैन आर्मी, पूर्णा में हैदराबाद के अगेंस्ट फाइनल मैच में एक वन मैन आर्मी की तरह उन्होंने लास्ट विकेट को लेके कम से कम 30-40 रन जोड़ के मैच को जिताया था। और एक मैच थी जो उदगीर में मायोन क्रिकेट क्लब, जो कि जब का बहुत जाना माना क्लब था, सेमीफाइनल में हमारे को 100 लगभग 40 रन का टारगेट था, और हमारे 70-75 रन पे 7 विकेट गिर गए थे। तो उन्हें वहाँ से नासिर भाई ने अजीम भाई को साथ में लेके वो नॉट आउट एक 54 रन की पारी खेल के जो इंडियन मुस्लिम जिमखाना को जीत दिलाई थी, वो भी मेरे दिल के काफ़ी करीब है। वो बहुत अच्छी इनिंग थी उनकी। वो 1991 में नासिर भाई ने उर्स टूर्नामेंट में खेली हुई 85 रन की पारी उनकी कभी न भुलाने वाली पारी है। और नासिर भाई के एक बैटिंग का वाक़या बताता हूँ कि आदर्श क्लब से उनका, नासिर भाई से हमारा मैच परभनी डिस्ट्रिक्ट में था। तो हम आदर्श क्लब ने जीते हुआ मैच नासिर भाई के बैटिंग के वजह से हम हार गए थे। वो बैटिंग में मुझको पता है कि नासिर भाई ने वो उस मैच में 56 नॉट आउट रन किया था। तो वो बैटिंग में नासिर भाई की सबसे बढ़िया बैटिंग लगती है। नासिर साहब, आपकी ऐसी कौन सी पारी थी जिस पारी के बदौलत आपकी टीम हारता हुआ मैच जीती? एक तो मेरे को SGGS पर औरंगाबाद के अगेंस्ट में मैच खेला हुआ याद आता है, जिसमें 58 रन का इनिंग थी वो, और हम सिर्फ 4 रन से मैच जीते थे। हमारी टीम कोलैप्स हो गई थी, पूरा ऊपर का जो बैटिंग ऑर्डर था वो सब कोलैप्स हो गया था। नीचे के बैट्समैनों को लेके मैं बैटिंग किया था, और 58 रन्स में किया था। 141 कुछ स्कोर किए थे हमने 25 ओवर में, और वो मैच हम सिर्फ 4 रन से जीते थे। अच्छा। और यादगार मैच था वो, क्यों तो औरंगाबाद का पूरे क्लब्स के अच्छे प्लेयर्स मिलकर के वो टीम बना करके लाए थे वो। अच्छा। यानी औरंगाबाद 11 था वो। अच्छा। नासिर साहब, आपके दौर का क्रिकेट और आज के दौर के क्रिकेट में क्या फर्क है? काफ़ी फ़र्क है। अब जितने साधन सुविधाएं उपलब्ध है, तब वो नहीं हुआ करती थी। आज कैसे स्कोर्स करने के बाद आपको सीधा डायरेक्ट पूना बुला लिया जाता है, लेकिन तब ये ऐसा नहीं था। डिस्ट्रिक्ट में आज स्कोर करो, आज शाम में पूना में स्कोर पहुंच जाता है। ऑनलाइन का दौर हो गया है। एक तो वो है, और दूसरा आज जो लोग लड़के खेल रहे हैं, वो दौर के लड़कों में इसमें ये फ़र्क है कि वो क्लब के लिए खेला करते थे तब आज क्लब के लिए नहीं खेल रहे लड़के, खुद के लिए खेल रहे हैं। अच्छा। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। नासिर साहब, आप एक अच्छे कप्तान, एक अच्छे विकेट कीपर और एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पर नांदेड़ शहर और मराठवाड़े में सभी को पता है। तो इसके ताल्लुक से मैंने आपके कुछ साथियों से सवाल किया था कि वो नासिर को एक अच्छा बल्लेबाज मानते हैं, एक अच्छा कप्तान मानते हैं, या एक अच्छा विकेट कीपर मानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, देख लीजिए। अब नासिर भाई एक बहुत फाइटिंग स्पिरिट वाले क्रिकेटर थे, विकेट कीपिंग बहुत बढ़िया थी, सभी इसमें बहुत भारी थे। तो मेरे हिसाब से
एक एक से बोलूँगा, विकेट कीपिंग का अलग बोलूँगा, बैट्समैन का अलग बोलूँगा, कैप्टनशिप का अलग बोलूँगा। क्यों बोले तो हम लोगों का इतना लंबा अरसा गुजर चुका है कि उसके अंदर हम दोनों ने भी एक दूसरे की कैप्टनशिप में खेले, हम दोनों ने विकेट कीपिंग किए, दोनों ने बैटिंग की। तो जहाँ तक विकेट कीपिंग का मामला है, विकेट कीपिंग के मामले में मेरी तो बात छोड़ दो, मेरे हिसाब से मराठवाड़े में अब जहाँ तक लोगों को पहचानता हूँ, विकेट कीपिंग में नासिर के मुकाबले में शायद मैं 10% भी ना बढ़ूँ। मेरे हिसाब से विकेट कीपिंग सिर्फ विकेट कीपर नहीं रहता, विकेट कीपर का काम रहता है पूरे फील्ड पे ध्यान देना, बैट्समैन के हलचल पे ध्यान देना। कैप्टन को एक हेल्प जो कर सकता, सबसे ज़्यादा अगर कोई कर सकता तो वो विकेट कीपर कर सकता। वो हिसाब से नासिर जो है सो विकेट कीपिंग में इतना माहिर था, फील्ड पे पूरा ऑब्जर्वेशन करने के मामले में, उस मुकाबले में मैं 10% भी नहीं बैठ सकता। हाँ, जहाँ तक बैटिंग की बात आई तो बैटिंग मैं ऊपर ओपनिंग करता था, वो नीचे करता था, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है सो मेरे को बैटिंग की ज़्यादा मिलते थे, ओवर भी ज़्यादा मिलते थे खेलने के लिए। वो फिनिशर का काम करता था, मैं ओपनिंग करता था। उस वजह से शायद मेरे रन उसके मुकाबले में ज़्यादा होंगे, लेकिन एज ए बैट्समैन कंपेयर करेंगे तो दोनों में भी कम ज़्यादा नहीं समझे। कैप्टनशिप का मामला ऐसा है, देखो जाहिद भाई, 35 साल 30 साल क्रिकेट खेलने के बाद हम लोग सब जितने सीनियर लोग हैं सब एक दूसरे की कैप्टनशिप में खेले आ गए। तो इस कैप्टन का कुछ नहीं रहता था हमारे टीम में, 3-4 जो मेन प्लेयर रहते थे वो सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करते थे। नासिर भाई एक कैप्टन के तौर पर उनसे बात करना चाहिए उनके कैप्टनशिप के बारे में, तो एक खुनसी कैप्टन बोलकर उनको मैं 1 नंबर दूंगा। अगर वो तीनों फील्ड में तो वो एक चैंपियन खिलाड़ी थे, लेकिन मैं एक एज ए क्रिकेटर स्पिनर बॉलर होने की वजह से मुझे वो विकेट कीपर के तौर पर बहुत पसंद है। क्यों तो जब भी मैं बॉलिंग करने को आता था, उनको विकेट के पीछे पाया तो मुझे बहुत ही रिलैक्स और बहुत ही आरामी से मुझे बॉलिंग करने को मज़ा आता था। जैसे कि किसी विकेट पे गेंद तेज़ फेंकनी चाहिए या किसी विकेट पे स्लो करनी चाहिए, वहाँ से ही हमारे को इशारों में समझ के हम आधा काम हो जाता था। कैसा एक स्पिनर को एक विकेट कीपर का अगर जब साथ नहीं मिला तो उसकी बॉलिंग में कुछ मज़ा नहीं आता। तो मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि जब भी उनको मैंने पाया, विकेट के पीछे पाया, तो मेरी बॉलिंग में और ज़्यादा निखार आया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे करियर में 80% उन्होंने विकेट के पीछे थे, जिससे मेरे भी करियर में मेरे को जो मैंने नाम कमाया है उसमें उनका भी बड़ा योगदान है। वो बहुत अच्छी तरह से प्लेयर्स को साथ जो बॉलिंग करता था उसको गाइड करते थे, फील्ड प्लेसिंग हो जान दो या जैसे भी हो जान दो, तो उनके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था। मुझे वो जेन्युइनली एज ए विकेट कीपर बहुत ज़्यादा पसंद है। नासिर विकेट कीपर, बैट्समैन और कैप्टन का आपने सवाल किया, तो मेरे हिसाब से विकेट कीपर ज़्यादा उन्हें बेहतर था बनिस्बत कैप्टन के और बैट्समैन के। वो इसलिए कि उसको विकेट कीपिंग के पीछे बहुत ज़्यादा सेंस था। अब क्रिकेट की भाषा में अगर उसको डिस्क्राइब करें तो जो एम्पायर वाइड दे सकता था, उन्हें उसकी होशियारी से वो वाइड बॉल को बचा लेता था। वो उसके अंदर क्वालिटी थी। ये हर आदमी को बात जिसको स्पोर्ट्स खेल में क्रिकेट का खास तो उसको ही इसके बारे में रहता है। जो लगभग वाइड रहता उसको एम्पायर दे सकता था, उसको बचा लेता था वो। और स्लैचिंग भी ऐसी करता था वो कि बड़ा बैट्समैन उसकी स्लैचिंग से घबरा जाता था। ये उसके अंदर क्वालिटी थी। नासिर भाई कैप्टन के रूप में अगर देखा जाए तो नासिर भाई एक होशियार, समझदार एवं पूरी टीम को एक दिशा की ओर लेकर जाने वाले क्या सुलझे उलझे कैप्टन थे। मेरी नज़र से अभी तक के सबसे अच्छे विकेट कीपर नासिर भाई है। उनकी खासियत यह थी कि वह पेस बॉलर को भी स्टंप को चिपक कर विकेट कीपिंग किया करते थे और पलक झपकने से पहले बैट्समैन को स्टंपिंग आउट किया करते थे। एक बहुत बढ़िया बैट्समैन, मैच के सिचुएशन के अनुसार बैटिंग करने वाले मैच विनर बैट्समैन नासिर भाई थे। नासिर साहब, आपने देखा कि आपके जो साथी खिलाड़ी है उन्होंने आपके ताल्लुक से ये कहा है कि आप बेहतरीन बल्लेबाज थे या बेहतरीन विकेट कीपर या बेहतरीन कप्तान। आप खुद को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं, बेहतरीन कप्तान मानते हैं या बेहतरीन विकेट कीपर मानते हैं? विकेट कीपर। वजूहत ये तो दूसरों से पूछना पड़ेगा। जी, मैं तो बता दिया। आपके दोस्त अहबाब ने जो बताया उसमें जनाब फहीम साहब ने ये बताया था कि उनकी सफलता के पीछे, फहीम साहब की सफलता के पीछे आपका बहुत बड़ा योगदान था कि आप विकेट के पीछे रहते हुए
जितना आपने उनको योगदान दिया है तो इसमें उनको बहुत सफलता मिली, वो बता दिया है। वो टाइम पे विकेट कीपिंग का जो टेक्निक था बहुत कम लोगों के पास था। तो यस यस वो खुदादा सलाहियत बोलो या ऊपर वाले ने हुनर दे दिया था, जी तो वो हिसाब से विकेट कीपर है। जी जी। अगला सवाल ये है, आपके दौर में जैसा आजकल आईपीएल का दौर है, अगर आपके दौर में ऐसी कोई टूर्नामेंट अगर होते हैं तो आपकी टीम के इंडियन मुस्लिम जिमखाना के कौन कौन से खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते थे? नो डाउट 5-6 प्लेयर तो आसानी से एमपीएल तो खेल ही सकते थे, महाराष्ट्र प्रीमियर लीग, जैसे कि अजीम, नवीद, फहीम, रईस पटेल, समद। आप खुद? तो ऐसे एक नूर अली, जी जी तो ये काफ़ी बड़े प्लेयर गुजरे हैं ये। जी। इसके साथ में एक मैं जोड़ना चाहूँगा कि नांदेड़ में नांदेड़ की एक बदकिस्मती रही है कि सुशील गोबरे जैसा प्लेयर बड़े लेवल पे खेल नहीं सका, यानी वो बहुत ऊंचे लेवल का प्लेयर था, यानी इंटरनेशनल छोड़ के मेरे हिसाब से वो सब कुछ खेलना चाहिए था, इतना उसमें टैलेंट था। जी, हम खुद उनका नाम बहुत सुने हैं, उनका नाम सुनकर ही हम बड़े हुए हैं। और वो दौर में 20-25 ओवर के मैचेस में उसने कई सेंचुरी स्कोर की है। जी जी 30 के आसपास सेंचुरी स्कोर की है जो। जी जी। नासिर साहब, सुशील गोबरे से जब हमने आपके ताल्लुक से, आपकी बैटिंग के ताल्लुक से बात की थी तो उन्होंने क्या कहा था, ये देख लीजिए। हाँ, मेरा और नासिर भाई का ये तुम्हारे इनविटेशन को बहुत बार, कम से कम 10-12 बार तो भी पार्टनरशिप हो गई वाली है। नॉन स्ट्राइकिंग एंड को रहकर नासिर भाई ने मेरे 100 देखे वाले बहुत, वो बोले तो मेरे एक ऐसे क्लोज क्रिकेटर कि उन्होंने बहुत नजदीक से मेरी बैटिंग देखी वाली है। उन्होंने ये बताया कि उनकी जो सेंचुरी हुई थी 20-25 जो भी सेंचुरी उन्होंने खुद बताए थे, 20-25 सेंचुरी में 15 से 16 सेंचुरी में आप उनका साथ दिए, उन्होंने ऐसा कबूल किया था। यानी कि आप भी बल्लेबाज में बोले तो उनके बराबरी के थे, ऐसा मुझे लगता है। उस दौरान जब आप एकदम मशहूर क्रिकेटर हुआ करते थे तो आप उस टाइम पर आप खुद को किस मशहूर नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी के तौर पर महसूस करते थे? वो तो विवियन रिचर्ड्स का दौर था तब जी। ना कि थे विकेट कीपर, जी। लेकिन बैटिंग का जो जलवा था फास्ट खेलने का, तब वो रिचर्ड से ही चालू हुआ था। तो वनडे ज़्यादा इनिंग के मैचेस खेलने नहीं मिलते थे, वो 20-25 ओवर्स के मैचेस होते थे, तो वो विवियन रिचर्ड्स। जी। दूसरा सवाल ये है कि क्रिकेट में जो इतनी आपको सफलता मिली है उसमें आपका किसका योगदान है? जैसे अभी बातचीत में पता चला था कि मकसूद भाई जिन्होंने आपको गली क्रिकेट से उठाकर ग्राउंड तक पहुंचाया, या मरहूम हमारे रईस पटेल साहब हो गए, जो आपके मेंटर, जो आपको आगे बढ़ाए, तो आपको किसका योगदान है आपको इतना बड़ा क्रिकेटर बनाने में? यही मकसूद भाई, रईस पटेल, यही लोग। जी। जैसे मायवन क्रिकेट क्लब हुआ करता था जो मराठवाड़ा का टॉप का क्लब था वो। यस। तो उसमें मेरे को मानिक नाइकवाड़े ने प्रवेश जी करवाए थे, जो होली पर रहते होली थे। पर रहते थे। जी। तो वो उन्होंने स्टेडियम पे पहली बार लेके गए मेरे को। अच्छा अच्छा। नासिर साहब, क्रिकेट के अलावा और कौन सा खेल आपको पसंद है? फुटबॉल जी। देखने में मज़ा भी आता है और फिटनेस का गेम है। जी जी। तो अभी इस उम्र में भी मेरे हिसाब से आपकी उम्र 52 के करीब है, मगर फिटनेस पर आपका बहुत ही ख्याल रहता है। जी जी। तो रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी में सेहत के लिए करता ही हूँ। जी। तो नांदेड़ क्रिकेट की बदौलत ही आपको इतनी इज्जत, इतनी शोहरत मिली। जी। तो उस क्रिकेट के लिए, नांदेड़ में क्रिकेट के लिए आपने आपकी ओर से क्या योगदान दिया? नहीं, योगदान मीन्स जब भी कोई जूनियर मेरे पास आते हैं तो मैं उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ।
जैसे कोई टैलेंटेड बच्चा सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए गया, अपना जो एसोसिएशन है नांदेड़ का, वो ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन वाला नहीं है। उनके दिमाग में जो आया वही करते हो, अच्छे बच्चों को इग्नोर करते हैं। तो वैसे बच्चों को जो टैलेंटेड है उनको खिलाना चाहिए वो, तो मैं उनके लिए बराबर रिकमेंड करता हूँ जी। ये भी एक योगदान में आता है। अच्छा मैंने कभी बगैर देखे के किसी का रिकमेंड नहीं किया। जी। जो टैलेंट है जिसमें, उसी के बारे में बोलता हूँ। नासिर साहब, अभी जो आपसे बातचीत जो हुई है क्रिकेट के ताल्लुक से हुई है, जी। अभी आपकी दूसरी इनिंग यानी कि राजनीति, आप राजनीति में कैसे आए? ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था। 2002 अक्टूबर का जो इलेक्शन था, उससे 3 महीने पहले तक भी ऐसा कुछ तय नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरे जो दोस्त अहबाब थे, वो लोगों ने ज़बरदस्ती करके खड़े किया था। मगर हमें तो वो पता है कि पॉलिटिक्स आपके परिवार में एकदम जड़ें जमा चुकी थी, जैसा कि आपके वालिद साहब भी कमल किशोर कदम साहब के PRO थे, और आपके वालदा भी एक दौर में मेरे ख्याल से 1975 नगर परिषद में कॉर्पोरेटर थी। तो आपका कोई इरादा नहीं था राजनीति में आने का, यानी कि आपके दोस्त अहबाब ने कहा, जबरदस्ती किया, इसलिए आया जी। यानी कि आपको तकरीबन 2002 बोले तो 2022 चल रहा है, यानी कि 20 साल हो चुके हैं राजनीति में आके। वो कौन सा करिश्मा है जो लगातार 20 साल से आप राजनीति में, चुनाव में जीतते आ रहे हैं? टीम वर्क, अकेले से कोई काम नहीं होता है। जो हमारे पास टीम है, दोस्त अहबाब है, पेड नहीं है जी। खास बात यह है, जी। सब दिल मन के लोग हैं। यस। और ये सब लोग वार्ड में कुछ ना कुछ अपना योगदान 5 साल देते रहते, तो इसलिए लोग उनसे कनेक्टेड रहते हैं। तो ये जो 20 साल हमने राजनीति में डाले हैं, ये सब पूरी टीम का काम है, ये मेरा अकेले का नहीं है। ये तो होगा आपके चुनाव के दौरान आपकी ये टीम वर्क काम आती है, ठीक है। यानी कि वोट हासिल करने के लिए आपकी टीम के जरिए, क्योंकि वो 5 साल लगातार लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, तो इसलिए आपको वो वोट देते हैं। मगर सिर्फ यही एक वजह है, या आपके जो विकास कार्य हुए हैं 20 सालों में, आपने जो विकास कार्य किए हैं अभी तक कितने, मुझे रिकॉर्ड पता है मगर आपके मुंह से सुनना है कि आपने अभी तक आपके प्रभाग में, आपके वार्ड में कितने फंड्स लेकर आए, कितने काम किए? फंड्स तो 20 साल में तो बहुत ज्यादा काम हुए। ये टीम जो काम करती है वो मेरे को, तो हमको आपस में बैठ के ये वो करते हैं कि भाई कौन सा काम जरूरी है, कौन सा काम करना है अपने को, उसके लिए फंड रेज कैसा करना है, सब राय मशवरा करके ये सब होता है। जैसे जितनी बार मैं चुन के आया, हर बार कुछ ना कुछ ऐतिहासिक काम हुआ है। बेशक बेशक। जैसे पहली बार मैं चुन के आया तो तब मोहल्ले में, मोहल्ला सैयदान में, पानी हमको खुद को होली पे नीचे जाकर के नदी किनारे से लाना पड़ता था, लेकिन हमने वो पाइपलाइन डाली। तब भी लोग बोलते थे कि पानी यहाँ पहुँच नहीं सकता, लेकिन ऊपर वाले के कर्म से फर्स्ट फ्लोर पे पानी बगैर मोटर के पहुँचा, तो आज भी वो पानी की समस्या हमारी खत्म हो गई। दूसरी बार जब मैं चुन के आया, जैसे मोमिनपुरा एरिया से, तो वहाँ पर लाइट के पोल्स नहीं थे, तो मैंने वादा किया था इलेक्शन में, तो 38 पोल पहला काम जो निकाले हमने वो 38, वो एक ऐतिहासिक काम है। इस बार 17 में चुन के आने के बाद भी जो नदी किनारे का रोड बन रहा है 2 करोड़ 40 लाख रुपए का, वो एक ऐतिहासिक काम है। अभी एक 2 करोड़ रुपए की टाकी का काम इनॉग्रेशन हो गया, काम चालू है। तो ऐसे हर बार, हर टर्म में 1-2 ऐतिहासिक काम हुए हैं जी। मैं वही बताना चाह रहा था कि भाई आपकी टीम वर्क अलग, मगर आपके जो विकास काम हुए हैं आपके जरिए, इसलिए लोगों के दिलों में आप बैठे हुए हैं। 8-10 दिन पहले नांदेड़ कोर्ट द्वारा आप लोगों को किसी केस में बाइज्जत बरी किया गया। आपके साथ कुछ 53 लोग थे, नौजवान थे, तो वो कौन सा केस था? बाइज्जत बरी नहीं किया गया, शासन ने वो केस वापस लिया जी। बाइज्जत मीन्स केस चल करके बरी होना जी, लेकिन ये केस
सरकार ने वापस लिया। जी। शासन का जीआर था हम्म। 2012 का, जिस 5 लाख से कम का नुकसान हुआ और जिसमें जानी नुकसान ना हो, तो वो केसेस सरकार ने वापस लेना चाहिए। लेने के लिए एक जीआर निकाला था। अच्छा। तो उसका सहारा लेकर के मैंने एप्लीकेशन किया था। उसके बाद अशोक चौहान साहब ने एक कवरिंग लेटर दे करके कलेक्टर साहब को, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो केस बाइज्जत बरी नहीं हुए आप लोग, यानी कि सरकार ने जो केस है तो वापस ले लिया। वो केस क्या था? वो 53 लोग हम बकरीद के ईद के दूसरे दिन, बकरीद के दिन लाइट बंद था, उसके लिए हम बात करने के लिए या निवेदन देने के लिए गए थे कि आपने ये गलत किया है बोल करके। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने, लड़कों ने उनको काली लगा दी, तो वो अफरा तफरी मच गई। तो वो 53 लोग वहाँ पर अरेस्ट हुए थे। जी। नासिर साहब, जो आपके साथ 53 लोग जो अरेस्ट हुए थे, उनमें से 2-3 लोगों से मैंने इस ताल्लुक से सवाल किया, तो उनका ये कहना था कि यमाइन की ओर से कुछ एहतजाज करने के लिए आप लोग गए थे। एक्चुअली हमेशा से ऐसा रहा है कि मुसलमानों की ईद बारात के मौके पर जो है तो इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती है। तो 2011 में भी कुर्बानी से पहले जो है तो यमाइन का एक वफद गया था, जिसने मेरे लेटर पैड के ऊपर जो है तो एक ने डीडी हमन साहब से नुमाइंदगी की थी कि इस मरतबा जो है तो इलेक्ट्रिसिटी जाए ना, उसका एहतमाम किया जाए बोलकर एक वफद गया था। आज से 11 साल पहले हम एक एहतजाज था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। 300 MSCB में जो लाइट बंद थी, अपने बकरीद के टाइम पर उन्होंने लाइट बंद कर दिए थे और हमने इससे पहले मैडम दिए थे कि उनको लाइट मत बंद करो, वो बंद कर दिए थे। तो हम मजलिस की तरफ से के एहतजाज के तौर पे गए थे वहाँ पे MSCB ऑफिस। वो केस MSCB ऑफिस में जो हर साल बकरीद के टाइम पे लाइट चल जाती थी ना घड़ी घड़ी, तो उसको एक मेमोरेंडम दिए थे SC को वहाँ की कि भाई इस साल आप वहाँ की लाइट बंद मत करो, हमारी परेशानी हो रही वहाँ पर। जो गोश्त को बैल वो ज़ुबा करते उसका खून वून पानी में मिल के लोगों को परेशानी हो रही है वो पानी से। उसको मेमोरेंडम दिए थे 1-2 दिन पहले, मगर उन्होंने क्या करे वो और लाइट बंद करे बोल के फिर हम सब जन मिल के वहाँ पर गए। तो उसके ताल्लुक से आप बताइए। तब मैं शहर अध्यक्ष था, तो ईद के दिन लाइट बंद थी, उस ताल्लुक से हम बात करने के लिए गए थे। आप यमाइन के शहर अध्यक्ष थे आप। तो वो आपके जो साथ 53 लोग थे, उन्होंने इस केस के ताल्लुक से कुछ कहा है, वो आप देख लीजिए। वहाँ पर जाने के बाद जब हम लोग डीडी हमन से बात कर रहे थे, कुछ शर्त पसंदों ने जो है तो जो प्री प्लान था, कुछ जो है तो शायद पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह के जो जिम्मेदार थे हमारे उस वक्त के, उन लोगों की प्री प्लान था। उन लोगों ने जो है तो वहाँ पे शरपसंदी फैलाई और जो तो पुलिस आई उस वक्त और 53 लोगों को अरेस्ट की थी। हम लोगों को 9 दिन की लगभग जेल हुई थी। परभनी जेल में हम लोगों ने 9 दिन की सोबत बर्दाश्त की दिए और उनको बात ही कर रहे थे कि कुछ लोगों ने वहाँ पर हलचल मचाना चालू कर दिया। कुछ शरारती लोग घुस गए थे उसके अंदर, एहतजाज के अंदर, और उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की कि जिसके लिए वहाँ पे बहुत अफरा तफरी फैल गई और इंजीनियर को काली वगैरह लगाया गया। वहाँ जाने के बाद बहुत ज़्यादा पब्लिक थी वहाँ पर, सब आ गए थे, बच्चे बड़े सब आ गए थे, कम उम्र के लोग भी, बच्चे भी थे उसके अंदर। वहाँ गए, वहाँ पर ऊपर जाके बातचीत चालू थी, वो लोगों की सबकी बातचीत चालू थी कि वहाँ पर कुछ ऐसा हो गया कि समझ के बाहर होगा क्या हो रहा। वहाँ पुलिस भी आ गई और यहाँ धिंगाने भी चालू हो गए। ऐसा तोड़ फोड़ कुछ भी नहीं हुआ, तोड़ फोड़ हो, मगर वो जो केस बनाने वाला तोड़ फोड़ का हमारे ऊपर, तोड़ फोड़ कुछ भी नहीं है। मगर 2-4 लोगों ने कुछ हरकत करे, वो हम में से थे वो या बाद में से आए थे, हमको कुछ समझ में नहीं आया कौन थे वो, मगर हम में से जो थे 53 लोग, उसमें से कोई ऐसा गलत हरकत नहीं करे हमने। नासिर साहब, इन्होंने बताया कि आप 53 लोग MSCB ऑफिस वहाँ के CE से मिलने के लिए गए थे, तो उस दौरान क्या हुआ? हम बात कर रहे थे और निवेदन लेकर के बात ही कर रहे थे कि कुछ लड़कों ने उनको कालिक लगा दी, तो वो अफरा तफरी में गई थी। उसके बाद पुलिस बमुश्किल 5 मिनट में वहाँ पहुँच गई। मैंने इस ताल्लुक से भी बात किया कि क्या ये कोई साजिश थी, तो आपके साथियों ने क्या कहा, देखिए।
क्या ऐसा अचानक हुआ कि हमको कुछ समझ में भी नहीं आया कि भाई ऐसा हादसा भी होगा। वो लगा कर लोग वहाँ चले भी गए और उतने में पुलिस भी आ गई। वो ऐसा लगता था कि कुछ प्लानिंग करके ही करे आला था वो पब्लिसिटी वास्ते। जाने के बाद जब हम लोग डीडी हमन से बात कर रहे थे, कुछ शर्त पसंदों ने जो है तो जो प्री प्लान था, कुछ जो है तो शायद पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह के जो जिम्मेदार थे हमारे उस वक्त के, उन लोगों की प्री प्लान था। उन लोगों ने जो है तो वहाँ पे शरपसंदी फैलाई और जो तो पुलिस आई उस वक्त और 53 लोगों को अरेस्ट की थी। हम लोगों को 9 दिन की लगभग जेल हुई थी। परभनी जेल में हम लोगों ने 9 दिन की सोबत बर्दाश्त की। आपको क्या लगता है कि जो पार्टी के लिए आप वहां पर निवेदन देने के लिए गए थे, उस पार्टी के उस दौर के मौजूदा जो लीडर थे यहाँ के, उनकी कोई साजिश थी कि आप लोगों को यानी कि एमआईएम के लोगों को फंसाकर केस करवाकर कुछ पॉलिटिकल गेन हासिल करे, ऐसा? नहीं, तब था नहीं था ये पता नहीं, लेकिन उसके बाद तो पॉलिटिकल गेन हासिल किया गया जी। ये 53 बच्चों के ऊपर काफ़ी कुछ जगह, हर मोहल्ले में गुलपूशें की गई, सत्कार रखे गए। तो ये सिलसिला महीना, 1.5 महीना, 2 महीने चला जी, माहौल बनाने के लिए। इसके ताल्लुक से मैंने आपके साथियों से बात किया था। उन्होंने यही कहा कि इन्हें मोहल्लों में घुमाया गया, उन्हें गुलपोशी की गई और उसी के बाद नांदेड़ में भी 11 नगर सेवक जीत कर आए थे। फिर बाद में नांदेड़ से औरंगाबाद, औरंगाबाद से महाराष्ट्र। जबकि 2011 के उसी मैटर की बनिस्बत जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ में कामयाब हुई और नांदेड़ के बाद पूरी औरंगाबाद वगैरह में कामयाब हुई और पूरे महाराष्ट्र, फिर वहाँ से निकल के जो है तो ऑल ओवर इंडिया जो है तो मजलिस पहुँची। जमानत तक देखो, इमाम हम जब अरेस्ट हुए थे उस टाइम पे, जमानत के टाइम पे हमारे घर लोग वालों ने घर पट्टी वगैरह जो लगता उसको वो पेपर दिए थे, वकील वगैरह लगाए थे उन्होंने, आरिफुद्दीन साहब भी थे जब भी। मगर उस टाइम पे जितना हमको लगाए थे उन्होंने उतना वसूल भी किया उन्होंने कि हमको हर चौराहे पे ले जाके पार्टी की वाहवाही हुई और हमारी गुलकोशियाँ कराए। उसके बाद जो गायब हुए उन्होंने, तो फिर आज केस ख़त्म भी होगा तो उनका कुछ नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केस ख़त्म होगा। तो आपको लगता है कि ये साजिश थी? लेकिन साजिश थी नहीं थी, लेकिन इसमें ये बात पक्की है कि ये जो सक्सेस है उसमें अहम रोल वो 53 लोगों का है। जो आपके साथी 53 साथी में से 3-4 लोगों ने मुझसे जब बात की, उन्होंने नौजवानों से ये कहा है कि जो जज्बाती बयान देकर लोगों को, नौजवानों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, फिर बाद में उनका क्या हाल होता है वो उन्होंने खुद पर जो बीती वो बता दिया। देखिए, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, लॉ में अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी कर रहा हूँ और पूरे मराठवाड़े में नेट जेआरएफ है मेरा, अकेला मुस्लिम स्टूडेंट हूँ मैं। तो मैं मुस्लिम नौजवानों से एक ही बात कहूँगा कि ये पॉलिटिकली जो है तो ये लोग है कि नहीं, जज्बाती लोगों को जज्बात भड़का कर एक मुख्तसर वक्त के वास्ते अपना पॉलिटिकल गेन ले लेते हैं और उनको पॉलिटिकल फायदा मिल जाता है। उनके लिए पॉलिटिक्स मीन्स सिर्फ और सिर्फ तो एक बिजनेस है और ये लोग जो कमाई के वास्ते अपने तौर पे इस्तेमाल करते हैं लोग कौम को, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तीनों कार्यकर्ता के काम में कभी आने वाले नहीं। और मेरी लोगों से और फॉर्म से भी गुजारिश है कि इनके पीछे मत जाओ, इनसे ज़्यादा अपने को तकलीफ हो रही है, अपना दिल हार्ड हो रहा है इनकी तरफ से कि खौम की बात करके आप उनके पीछे जा रहे हैं ना, इन खौम का कुछ काम नहीं कर। और बाकी अपने बलबूते पे करो जो भी काम करना है, इनके पीछे मत जाओ। जमानत वगैरह तो हो गई, मगर उसके बाद जो पेशियाँ थे, जो दुश्वारियाँ हुई, उसमें ना पार्टी साथ दी ना कोई साथ दिया। तो हमारा हाल ऐसा हो गया था कि भाई हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ऐसा मसला हुआ था हमारा कि हमारी कश्ती जहाँ डूबी वहाँ पानी कम था। नासिर भी हमारे डीवी सोहन को और अशोक राव को कुछ बात की उन्होंने और वो कलेक्टर के थे, वो काम कराए, उसके पेपर वगैरह पाठ पुरावा जो था वो नासिर भी। तो आप नौजवानों को क्या संदेश देंगे? नौजवानों से तो मेरी अपील ये है कि आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। राजनीति होती रही, लेकिन पढ़ाई पहले अपन सक्षम बनिए, घर वालों को सब अपन स्ट्रांग होंगे तो घर स्ट्रांग होगा, घर स्ट्रांग होगा तो माशरा स्ट्रांग हो जाएगा।
उसके लिए पॉलिटिक्स में आना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर अपन सक्षम है तो लोग बुलवा करके आपको पॉलिटिक्स में एंट्री करवाएंगे। बेसिक बात है ये। नासिर साहब, लगातार 11 सालों तक आप लोग परेशान थे इस केस को लेकर। तो आपके जो साथी है 53 लोग, उसमें से 3-4 लोग को मैंने पूछा कि भाई ये 11 सालों में आप जिस पार्टी की ओर से वहाँ पर एहतजाज करने के लिए गए थे, तो उस पार्टी की ओर से कुछ आप लोगों को मदद मिली या नहीं मिली, इसके ताल्लुक से सवाल किया था। उन्होंने क्या कहा, देख लीजिए। देखिए 11 साल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक मर्तबा, सिंगल मर्तबा भी इस काम में जो है तो कुछ भी नहीं किया। इवन न कभी वकील की फीस दी, न इस मामले में कभी किसी तरह की कोई रहनुमाई की। मतलब उन लोगों को जो पॉलिटिकल गेन होना था ना 2011 में, वो मिल गया। उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई तुम्हारा देख लो, खत्म हो गया, हमारा क्या लेना देना। हम लोगों को जो फायदा होना था, हम लोगों को जो सीट्स आने थे, वो आ गए, खत्म हो गया है बस। उस टाइप का जो जीआर निकाला, तो जीआर सबसे पहले नासिर अहमद जो एक्स कारपोरेटर है हमारे, नासिर भाई ने सबसे पहले वो कॉपी निकाली किसी मुंबई के वकील के जरिए, उनके दोस्त वगैरह के जरिए, और वो कॉपी निकाल के उन्होंने खुद पहले स्टडी की। बाद में कोर्ट में आए, एडवोकेट शेख जफर साहब वगैरह के जरिए उन्होंने एडीजीपी से मुलाकात की, और उन्होंने सर ने बताया कि मतलब ये मैटर को विड्रॉल किया जा सकता है और किस तरह से किया जा सकता है। उन्होंने उस तरह उसकी रहनुमाई की। फिर नासिर भाई ने आगे की प्रोसीडिंग की उसमें। तो कलेक्टर इटनकर साहब के जो है तो जवाब को लेने के लिए नासिर भाई ने अशोकराव चौहान साहब से मुलाकात की। 3 मरतबा जो है तो चौहान साहब से फ़ोन पर बात करवाई इटनकर साहब से। इटनकर साहब ने जवाब दिया कोर्ट को। उसके बाद एसपी साहब ने जवाब दिया, और उसके बाद जो है तो ये मैटर जो है तो विड्रॉल हुआ। वो पार्टी की तरफ से तो गए हम, ठीक है, मगर हम कौम के जज्बे में बह गए थे। हम असल कौम के लिए हम गए, ये लोग कौम के नाम लेके सिर्फ वोट लेते। इन्होंने कौम का बहुत नुकसान कर दिया। कौम आज जो परेशान हाल है, कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम हैं। हम नांदेड़ से शुरुआत हुई, हम समझे कि नांदेड़ में शुरुआत होगी तो पूरे इंडिया लेवल पे जाएंगे और कुछ तो भी कौम के लिए करेंगे। 11 नगर से हम जाने के बाद 11 नगर से चुन के आए। इन्होंने क्या करे कौम के लिए? 11 नगर से मिलकर हमारा केस खत्म करना था ना, हमारे केस का पार्ट पूरा लेना था। इन्होंने कुछ नहीं किए, बस कौम के नाम पे वोट लेते गए। वो सबसे पहले वो शुक्रिया अदा करूँगा मैं एडवोकेट अरीबुद्दीन साहब का, उसके बाद हमारे नासिर भाई कॉर्पोरेटर, और फिर हम सब 53 लोग जो हर पेशी में एक जगह हो रहे थे, और नासिर भाई और वो शेरा भाई और ये सब लोगों की तरफ से हम एक जगह जमा हो रहे। सबकी मेहनत से हम एक जगह जमा हुए तो हमारा केस सेशन में आया, और सेशन पूरा पार्ट भरा हुआ नासिर भाई ने करे। 10,000 रुपये जुर्माना लगा था, वो भी नासिर भाई ने ही भरे। नासिर भाई का भी बहुत एहसान है हमारा। इन्होंने कार्यकर्ता के काम में कभी आने वाले नहीं। और मेरी लोगों से और कौम से भी गुजारिश है कि इनके पीछे मत जाओ। इनसे ज़्यादा अपने को तकलीफ हो रही है, अपना दिल हर्ट हो रहा है इनकी तरफ से कि कौम की बात करके आप उनके पीछे जा रहे हैं ना। इन्होंने कौम का कुछ काम नहीं कर। और बाकी अपने बलबूते पे करो जो भी काम करना है, इनके पीछे मत जाओ। हम जिस पार्टी की वजह से गए थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, उस टाइम पे हमारी ज़मानत कम से कम 10 दिन लगे ज़मानत के लिए। ज़मानत वगैरह तो हो गई, मगर उसके बाद जो पेशियाँ थे, जो दुश्वारियाँ हुई, उसमें ना पार्टी साथ दी ना कोई साथ दिया। तो हमारा हाल ऐसा हो गया था कि भाई हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ऐसा मसला हुआ था हमारा कि हमारी कश्ती जहाँ डूबी वहाँ पानी कम था। नासिर भी हमारे डीबी सोहन को और अशोकराव को कुछ बात की उन्होंने, और वो कलेक्टर के थे, वो काम कराए। उसके पेपर वगैरह पाठ पुरावा जो था वो नासिर बनी। ऐसी कोई ख्वाहिश जो आप पूरी करना चाहते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ से नवाजा है, और ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। सिर्फ ख्वाहिश यही है कि अल्लाह ताला मुझको, मेरे घर वालों को, मेरे दोस्त अहबाब को सेहतमंद रखे और उनको खुश होकर रखे। मैंने आपके जो क्रिकेट के साथी थे उनसे आपके ताल्लुक से कहा था कि 2 लाइन में नासिर को डिस्क्राइब कीजिए, उसके ताल्लुक से बताइए। उन्होंने क्या बताया, देखिए। और नासिर भाई के बारे में एक बात बताऊंगा कि उनको सिर्फ एक ही शब्द लागू होता है, एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट। नासिर भाई के बारे में एक वर्ड में डिस्क्राइब करने जाऊंगा तो एक चैंपियन क्रिकेटर जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। मेरी नज़र में
नासिर भाई को एक वाक्य में बयान किया जाए तो जिंदगी के ऊंचाई पर जाकर भी हमेशा ज़मीन पर पैर रखने वाला इंसान अगर कौन होगा तो वो नासिर भाई है। अब आप खुद को 2 लाइन में डिस्क्राइब कीजिए, खुद के बारे में बताइए, 2 लाइन सिर्फ। जिस बात का मैं आज़म करता हूँ वो मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ और ऊपर वाला उसमें मेरी मदद करता है। तो जो मैं बोलता हूँ वही करता हूँ और बोलने से ज़्यादा करने पे यकीन रखता हूँ। जी। तो साथियों, ये थे मोहम्मद नासिर साहब जो क्रिकेट ग्राउंड से निकलकर पॉलिटिक्स के पिच पर लगातार 20 साल से अपनी इनिंग्स खेल रहे हैं और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं एज ए दोस्त के हैसियत से या फिर एज एंकर के हैसियत से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी जो भी नेक ख्वाहिशात है वो पूरा करे और उन्हें पॉलिटिक्स में, अभी तो ये पॉलिटिक्स की इनिंग खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स में ये बहुत आगे जाए। तो साथियों, ये थे मोहम्मद नासिर मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने अपने क्रिकेट का सफर किस तरीके से तय किया और फिर बाद में राजनीति में किस तरीके से आए, उसके ताल्लुक से तफसील से बात की। इनका ये कहना था कि अगर इनके दौर में आईपीएल जैसी या फिर महाराष्ट्र प्रीमियर लीग जैसी कोई टूर्नामेंट होती है तो इनके टीम के 5-6 खिलाड़ी जरूर उसमें हिस्सा लेते हैं। राजनीति के बारे में इन्होंने मुख्तसर सी बात की। इनका खुद के बारे में ये कहना है कि ये ज्यादा कहने से बेहतर ज्यादा काम करने पर यकीन रखते हैं। इन्होंने युवाओं से ये कहा कि राजनीति में आने से पहले वो अपनी पढ़ाई की ओर, अपने फ्यूचर की ओर ज्यादा ध्यान दें। साथियों, ये तो थे खेल के मैदान से। आने वाले एपिसोड में आपको हम उन मशहूर शख्सियतों से रूबरू करवाएंगे जिन्हें आप देखना और सुनना पसंद करेंगे। फिर से एक बार आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आने वाले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।